गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में जो आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें बच्चों अपन कंप्लीट कर चुके हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां तक का पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो एक बार वापस से देख लो। माना ये द्विगुणित है पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें होता है बच्चों मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और इस मियोसिस से बनते हैं 4 लघु बीजाणु, और ये चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो कैलोज की पतली परत से घिरे हुए होते हैं। इस संरचना को बोलते हैं बच्चों लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है। और ये जो बनने की प्रक्रिया होती है, यह बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है तो समझेंगे। पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनते समय 2 प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन पाया जाता है। 2 प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन पाया जाता है। अब ये कोशिका द्रव्य विभाजन कौन कौन से प्रकार के हैं? तो पहला जो प्रकार है वो है बच्चों साइमल्टेनियस टाइप या युगपत प्रकार। किस चीज के प्रकार बता रहा हूं बच्चों में? कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, 2 तरीके से होता है। पहला प्रकार है साइमल्टेनियस टाइप या युगपत प्रकार का। अब क्या मतलब होता है इसका ध्यान से समझो। माना ये है पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। इस पोलन मदर सेल में हुआ फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस। और फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस से इस प्रकार से बन जाते हैं बच्चों 2 केंद्रक। क्या बन जाते हैं? ये 2 केंद्रक बन जाते हैं। ऐसा मान लो क्या हुआ है, ये मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस से केंद्रक का बंटवारा हो गया, 2 केंद्रक बन गए। लेकिन अभी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा बच्चों? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। किसमें? मियोसिस सेकेंड में। मतलब मियोसिस फर्स्ट में क्या नहीं हुआ? कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। तो बच्चों 4 केंद्रकीय स्थिति बन जाएगी। ये ऐसे इमेजिन कर लो, 3 केंद्रक सामने दिख रहे हैं, एक पीछे एक पीछे। इसके बाद में होता है बच्चों अब कोशिका द्रव्य का विभाजन। अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है वो बच्चों केवल एक ही बार में होता है। कब? मियोसिस सेकेंड के बाद में ये स्थिति बन जाएगी।
ये एक लघु बीजाणु, ये दूसरा और ये तीसरा, एक ऐसे पीछे पाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों साइमल्टेनियस या युगपत प्रकार का जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है इसमें अपन क्या कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, केवल एक ही बार मियोसिस सेकंड में होता है। साइटोकाइनेसिस केवल एक ही बार होता है, कब, मियोसिस सेकंड में, केवल एक ही बार मियोसिस सेकंड में होता है, जिससे चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, जिससे चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों इन डाइकोट प्लांट्स, इन डाइकोट प्लांट्स। इस प्रकार का जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो कौन से पादपों में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों में। दूसरा देखो बच्चों, सक्सेसिव टाइप या उत्तरोत्तर प्रकार का। बच्चों बन क्या रहा है, पोलन मदर सेल में और सूत्री विभाजन से बन तो लघु बीजाणु ही रहे हैं, लेकिन ये काम होने के दौरान कोशिका द्रव्य विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार हो गया साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा हो गया सक्सेसिव टाइप। अब ये कैसे होता है तो ध्यान देंगे, माना ये है बच्चों द्विगुणित पोलन मदर सेल और इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। और बच्चों कैरियोकाइनेसिस से बन जाएंगे ये दो न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस से क्या बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस। अब ये कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। तो बच्चों दो कोशिकीय अवस्था बन जाती है इस प्रकार से, दो कोशिकीय अवस्था बन जाएगी। मतलब प्रथम मियोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, प्रथम मियोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। फिर मियोसिस सेकंड होगा, वापस से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस से अब 4 केंद्रक बन जाएंगे। ये लो साहब, और ये कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर वापस क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ये लो साहब, तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, सेकेंड मियोसिस के बाद भी साइटोकाइनेसिस होता है। सेकेंड मियोसिस के बाद भी साइटोकाइनेसिस होता है। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये इस प्रकार का जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है उसको कहते हैं सक्सेसिव टाइप का। और बच्चों इस प्रकार का विभाजन होने से सम
द्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क बनता है। समद्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क बनता है। और बच्चों इसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें बच्चों ये सिचुएशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो टॉपिक क्या था? पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर बनते समय दो प्रकार का साइटोकाइनेसिस होता है, पहला साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा सक्सेसिव टाइप। साइमल्टेनियस कैसा होगा, किस में होगा, कैसा चतुष्क बनेगा। सक्सेसिव टाइप कैसा होगा, किस में होगा और किस प्रकार का चतुष्क बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है लघु बीजाणु जनन। और वैसे तो बच्चों ये लघु बीजाणुओं के जो चतुष्क होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 2 ध्यान रखने हैं। डाइकोट जो पादप होंगे उनमें तो पाया जाएगा चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क, और जो मोनोकोट पादप होंगे उनमें पाया जाएगा समद्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं, टी शेप में भी मिलता है। एरिस्टोलोकिया की अगर बात करें टी शेप का होता है। ठीक है, हेलोफिलिया की बात करें लीनियर होता है, मैग्नोलिया की बात करें क्रॉसित होता है, लेकिन वो सब नहीं पूछे जाते हैं। आप तो ये स्टैंडर्ड याद रखो, डाइकोट में चतुष्फलकीय, मोनोकोट में समद्विपार्श्विक। क्लियर? यहां तक कि बच्चों कहानी कंप्लीट होती है लघु बीजाणु जनन की। अब बच्चों 1-2 फैक्ट है इन लघु बीजाणुओं से और इनके चतुष्कों से संबंधित, वो अपन और देख लेते हैं। देखो बेटा, नंबर 1 डायग्राम से आपको समझाता हूं मैं, है ना। देखो बच्चों, संरचना का नाम है स्थानांतरण यंत्र या ट्रांसलेटर एपैरेटस। संरचना का नाम क्या है?
स्थानांतरण यंत्र या ट्रांसलेटर एपरेटस। होता क्या है बच्चों, कैलोट्रोपिस आंक या मदार, एक ही बात है। कैलोट्रोपिस आंक या मदार पादप के पराग कोश की प्रत्येक पाली में उपस्थित सभी परागकण, पराग कोश की प्रत्येक पाली में उपस्थित सभी परागकण एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं जिसे पोलिनियम कहते हैं। क्लियर? और अपन जानते हैं बच्चों, एक पराग कोश में कितनी पाली होती है? 2 पाली होती है। प्रत्येक पाली के परागकण एक थैलीनुमा संरचना में है। तो कितनी थैलीनुमा संरचना बन जाएगी? 2। ये जो दोनों थैलीनुमा संरचना दिख रही है, इनको बच्चों क्या बोलते हैं? पोलिनियम बोलते हैं। अब ध्यान देना, एक कॉर्पस्क्यूलम, ये एक गुंडीनुमा संरचना, प्लस 2 कोडिकल, ये दोनों डंठल, प्लस 2 थैलीनुमा संरचना, 2 पोलिनियम। ये सारी चीजें मिलकर बनाती है बच्चों स्थानांतरण यंत्र या ट्रांसलेटर एपरेटस। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों यही हो गया कि ये ट्रांसलेटर एपरेटस या स्थानांतरण यंत्र नामक संरचना कौन से पादप में पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस आंक या मदार में पाई जाती है। होता क्या है, पराग कोश की प्रत्येक पाली के परागकण एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं जिसको बोलते हैं पोलिनियम। और ये दोनों पोलिनियम मिलकर ये जो पूरी की पूरी संरचना बन रही है इसको बोलते हैं स्थानांतरण यंत्र। इसकी सहायता से ये परागकण ट्रांसफर होते हैं कीटों के द्वारा। कीट परागण पाया जाता है। कैसा परागण पाया जाता है बच्चों? कीट परागण पाया जाता है। इस संरचना का स्थानांतरण किया जाता है, वहन किया जाता है किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। तो कैलोट्रोपिस पादप में कौन सा परागण मिलता है? आपका आंसर होगा बच्चों कीट परागण मिलता है। एक विशेष बात तो ये हो गई। और आगे देखते हैं। देखो बच्चों, कंपाउंड पोलन ग्रेन या संयुक्त परागकण, कंपाउंड पोलन ग्रेन या संयुक्त परागकण। अब ये क्या होते हैं तो ध्यान देंगे, कुछ पादपों में चतुष्क के चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े ही रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते हैं। और इसी दशा में परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसी दशा में परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त परागकण। क्लियर?
तो जब चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से सेपरेट ना हो और जुड़े जुड़े ही डेवलप हो जाएं, विकसित हो जाएं, किस रूप में? पराग कण के रूप में, तो इनको कहा जाता है कंपाउंड पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल बच्चों बता सकते हैं, ड्रोसेरा है, टाइफा है, इनमें पाए जाते हैं संयुक्त पराग कण। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी विशेष बात देखो, पोली स्पोरी या बहु बीजाणुकता। अब नाम से ही पता चल रहा है, पोली मीन्स मैनी, कई सारे। तो क्या होता है, कुछ पादपों में एक पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 से अधिक लघु बीजाणु बनते हैं। 4 से अधिक लघु बीजाणु बनते हैं। इस दशा को पोलीस्पोरी कहा जाता है। इस दशा को ही क्या कहा जाता है बच्चों? पोलीस्पोरी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमरबेल। अमरबेल में ये सिचुएशन पाई जाती है। एक विशेष बात और देखेंगे, साइपरेसी कुल में, अलग चीज है, साइपरेसी कुल में लघु बीजाणु चतुष्क के 4 लघु बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही विकसित होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है। चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो पराग कणों के रूप में विभेदित होते हैं, लेकिन साइपरेसी कुल में 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही पराग कण के रूप में विकसित होता है। तो ये बच्चों लघु बीजाणु जनन से संबंधित कुछ तथ्य हो जाएंगे विशेष जो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन देखते हैं बच्चों लघु बीजाणु व पराग कण की संरचना। देखो बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि चतुष्क में जब चारों हैं तब तक तो बच्चों वो लघु बीजाणु हैं, और एक दूसरे से जब वो अलग अलग होकर ग्रोथ करेंगे, डेवलप होंगे, तो किस रूप में डेवलप होंगे? पराग कण के रूप में डेवलप होंगे। तो अपन दोनों की संरचना ही देखते हैं। लघु बीजाणु तथा पराग कण की संरचना। लघु बीजाणु तथा पराग कण की संरचना। डायग्राम बना देता हूं बच्चों पहले तो मैं। देखो बच्चों, ये तो संरचना हो जाएगी लघु बीजाणु की। चतुष्क में जब तक था तब तक लघु बीजाणु। बाहर जो ये आवरण है इसको बोलते हैं एग्जाइन या बाह्य चोर। आंतरिक जो आवरण है इसको बोलते हैं इंटाइन
या अंतःचोल। जहां पर ये बाह्य चोल अनुपस्थित होता है, अत्यंत पतला होता है, इस जगह को बोलते हैं बच्चों जर्मपोर या जनन छिद्र। ठीक है, अंदर ये पाई जा रही है क्या, रिक्तिका। ये हो जाएगा बच्चों केंद्रक। ये तो संरचना हो जाएगी किसकी, लघु बीजाणु की। ठीक है, लघु बीजाणु। और ये जो लघु बीजाणु होता है, ये लघु बीजाणु डेवलप होता है परागकण के रूप में, परागकण के रूप में विकसित। अब पराग कोशों से क्या बाहर आते हैं, परागकण बाहर आते हैं। तो मैच्योर जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है जो पराग कोश से बाहर आएगा, वो कैसा होता है, तो वो स्ट्रक्चर आप देखो बच्चों। देखो बच्चों, ये ऐसी संरचना अपन मान सकते हैं एक परागकण की। ध्यान देंगे, सबसे बाहर जो ये ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये तो बच्चों क्या है, एक्साइन या बाह्य चोल। क्या है, एक्साइन या बाह्य चोल। ठीक है, जहां पर ये एक्साइन में स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, ये जो पोर्शन है ये क्या है बच्चों, जर्मपोर या जनन छिद्र। ठीक है, नीले रंग से जो आपको ये परत दिख रही है, ये है बच्चों इंटाइन या अंतःचोल।
इंटाइन या अंतःचोल। ब्लैक कलर की मार्किंग जो दिख रही है इसको अपन मान सकते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब बच्चों अंदर आप ध्यान देंगे, देखो एक ये बड़ा अनियमित आकृति का केंद्रक दिख रहा है, इसको बोलते हैं कायिक केंद्रक। और ये कायिक केंद्रक जिस बड़ी कोशिका में स्थित होता है ये बड़ी सारी है बच्चों कायिक कोशिका। ठीक है। ये एक छोटे आकार की क्या है, जननिक कोशिका, और इसके अंदर जो ये केंद्रक मिलता है ये है बच्चों जननिक केंद्रक। ठीक है। इसके अलावा ये है रिक्तिकाएं। तो अब ध्यान दो, लघु बीजाणु और परागकण में क्या डिफरेंस है। चतुष्क के चारों लघु बीजाणु अलग अलग होकर परिवर्धित हो जाएंगे पराग कणों के रूप में। ठीक है। साइज इंक्रीज हो गई, यहां पर रिक्तिका एक ही है, यहां पर बच्चों कई सारी रिक्तिकाएं हैं, दो कोशिकाएं बन गई, एक पूरी ये बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी ये जननिक कोशिका। इस दो कोशिकीय अवस्था के अंदर जो परागकण होते हैं वो बच्चों पराग कोशों से बाहर आते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया लघु बीजाणु और परागकण की संरचना में। अब आपको ध्यान देना है थ्योरी पर। तो समझो बच्चों, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। भाई मैंने आपको शुरू में बताया था नर युग्मकोद्भिद। तो बच्चों वो नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, परागकण जिसमें पराग नली बन गई हो, उसमें दो नर युग्मक स्थित हो, वो क्या होता है नर युग्मकोद्भिद। तो उस नर युग्मकोद्भिद बनने की कहानी कहां से चालू हुई है, इस लघु बीजाणु से ही तो चालू हुई है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है भाई नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, तो आंसर क्या जाएगा लघु बीजाणु। अगर लघु बीजाणु ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर जाएगा परागकण। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अलग अलग जाति के पराग कणों की आकार व आकृति बनावट में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। अलग अलग जाति के पादपों में परागकण भिन्न भिन्न होते हैं, रूप आकार आकृति बनावट इन सब मामलों में। लेकिन अगर बात की जाए सामान्यतः साइज या आमाप, ये होता है बच्चों 25 से 50 माइक्रोमीटर नॉर्मल। इससे छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, ये एक सामान्य चीज है। और सामान्यतः आकार कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है। क्लियर। नेक्स्ट, लघु बीजाणु या परागकण, डिफरेंस मैंने आपको समझा ही दिया। लघु बीजाणु या परागकण अगुणित तथा द्विस्तरीय संरचना होती है। किसको छोड़कर, कोशिका झिल्ली को छोड़कर। जो परागकण या लघु बीजाणु होते हैं ये बच्चों द्विस्तरीय संरचना होती है। तो ये अगर इस कोशिका झिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाहर दो ही स्तर बच गए। कौन कौन सा, एक तो बाहरी एक्जाइन और दूसरा आंतरिक इंटाइन। तो ये दो स्तर पाए जाते हैं लघु बीजाणु और परागकणों के बाहर। अब एक्जाइन इंटाइन की क्या क्या खास बात है, अंदर कोशिका द्रव्य उसकी क्या खास बात है, ये संरचना में अपन और देख लेते हैं। डायग्राम से बच्चों आपको लघु बीजाणु और परागकण की संरचना का डिफरेंस पता चल जाना चाहिए। अब इंटाइन एक्जाइन की बात करते हैं।
देखो बच्चों, सबसे पहले है एक्साइन या बाह्य चोल। एक्साइन या बाह्य चोल क्या होता है? बाह्य चोल कैसा होता है? ध्यान देंगे, बाहरी मोटा व दृढ़ अप्रत्यास्थ असतत आवरण होता है। क्या क्या विशेषताएं बताई? बाहरी मोटा व दृढ़ अप्रत्यास्थ व असतत आवरण होता है। और किसका बना हुआ होता है? स्पोरोपोलेनिन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन से निर्मित होता है। अगर हम बात करें इंटाइन की, इंटाइन या अंतःचोल, इंटाइन या अंतःचोल, इसी से तुलना कर दो। इंटाइन कैसा हो जाएगा? आंतरिक, वो मोटा तो ये पतला, वो दृढ़ तो ये मुलायम, वो अप्रत्यास्थ तो ये प्रत्यास्थ, वो असतत तो ये सतत होता है। अंतःचोल जो होता है वो आंतरिक, पतला, मुलायम, प्रत्यास्थ तथा सतत होता है, जो कि पैक्टो सेल्यूलोज से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? पैक्टोसेल्यूलोज। ये दोनों की विशेषताएं हो गई कि साहब बाह्य चोल कैसा होगा और अंतःचोल कैसा होगा। अब बच्चों थोड़ी सी अपन बात करते हैं किसकी? इस स्पोरोपोलेनिन की। ये विशेष चीज है, तो ध्यान दो बच्चों। अब तक ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री, अब तक जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल ज्ञात हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी है, वो क्या है? स्पोरोपोलेनिन, जो कि वशीय अम्लों का क्या होता है? बहुलक होता है। पहली बात, उच्च ताप, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के सम्मुख टिक सकता है। अत्यधिक उच्च ताप हो, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो, उनसे बच्चों ये नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो इसको तोड़ सके, इसके घटकों में ऐसा कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है। स्पोरोपोलेनिन के कारण ही, स्पोरोपोलेनिन के कारण ही पराग कणों के जीवाश्म अच्छी हालत या अच्छे संरक्षित मिलते हैं। ऐसा बच्चों किस कारण से होता है? इस स्पोरोपोलेनिन के कारण ही होता है। अब आपको ध्यान देना है, अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया था कुछ स्थानों पर एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट,
एक्साइन में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, और ये जो स्थान होते हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? जर्मपोर या जनन छिद्र। जन्मपोर या जनन छिद्र संख्या में 3 या फिर होते हैं संख्या में 1। 3 पाए जाते हैं बच्चों डाइकोट प्लांट में। अच्छी तरह से ध्यान रखना, द्विबीज पत्रियों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या होती है 3। एक बीज पत्रियों के परागकण में जनन छिद्रों की संख्या होती है 1। ठीक है। अब जो ये द्विबीज पत्रियों में संख्या में 3 है, ये बच्चों गोलाकार भी हो सकते हैं या दरार नुमा भी हो सकते हैं। देखो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती। जो गोलाकार होते हैं उनको बोलते हैं पोरेट, और जो दरार नुमा होते हैं इनको बोलते हैं कोलपेट। 3 गोलाकार पाए जा रहे हैं ट्राईपोरेट, 3 दरार नुमा पाए जा रहे हैं ट्राई कोलपेट। आगे बात समझ में। जो एक बीज पत्री होते हैं उनमें एक ही बच्चों ऐसे दरार नुमा पाया जाता है, ये कैसे हो जाएंगे? मोनोकोलपेट। और इसको बोलते हैं बच्चों जर्मिनल फ्यूरो या जननिक खांच। तो एक्साइन में जहां पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है वे स्थान कहलाते हैं जनन छिद्र। द्विबीज पत्रियों में जनन छिद्रों की संख्या 3, एक बीज पत्रियों में जनन छिद्रों की संख्या 1। ठीक है। छिद्र गोलाकार हो सकते हैं या दरारनुमा हो सकते हैं। गोलाकार को कहेंगे पोरेट, दरारनुमा को कहेंगे कोलपेट। 3 गोलाकार ट्राईपोरेट, 3 दरारनुमा ट्राईकोलपेट। मोनोकोट में एक ही दरारनुमा पाया जाता है जिसको कहेंगे मोनोकोलपेट, और वो दरार या छिद्र जर्मिनल फ्यूरो जननी खांच कहलाता है। ये बच्चों कहानी कंप्लीट हो गई किसकी? एक्साइन की। ठीक है, ये एक्साइन की कहानी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब बच्चों इंटाइन की अपन बात करें तो विशेषताएं मैंने आपको पहले ही बताई दी। क्या? आंतरिक पतला मुलायम प्रत्यास्थ तथा सतत स्तर होता है जो कि पेक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। और ध्यान क्या रखना है? पराग कणों के अंकुरण के समय इसी स्तर से पराग नलिका विकसित होती है। पराग कणों के अंकुरण के समय जो पराग नली बनती है वो बच्चों किससे बनती है? इंटाइन से ही बनती है। ठीक है। अब इंटाइन के अंदर तीसरी चीज क्या है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित, जिसमें क्या पाया जाता है? अगुणित केंद्रक प्रेजेंट। कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित होता है जिसमें अगुणित केंद्रक प्रेजेंट होता है। स्टार्च के रूप में संचित भोजन प्रेजेंट। स्टार्च के रूप में संचित भोजन प्रेजेंट। और बच्चों इस कोशिका द्रव्य में पाई जाती है क्या? असंतृप्त वसा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। जो कोशिका द्रव्य है लघु बीजाणु परागकणों का, उनमें क्या पाई जाती है? असंतृप्त वसा पाई जाती है, जो कि यूवी रेज से क्या करती है बच्चों? सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट होती है लघु बीजाणु तथा परागकण की संरचना। दोनों की संरचना में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। 2 आवरण हो गए, एक्साइन इंटाइन। डिटेल से बच्चों एक्साइन को भी पढ़ लिया, इंटाइन को भी पढ़ लिया, और अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है उसको भी अपन ने पढ़ लिया। अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ पराग कणों से रिलेटेड छोटे छोटे बिंदु दिए हुए हैं, जैसे पराग कणों से एलर्जी, पराग कणों से पोषण,
पराग कणों की जीवन क्षमता, ये सब कुछ दिया हुआ है। और फिर आगे अपने को पढ़ना है नर युग्मकोद्भिद का विकास। याद करो, कहानी अपन ने चालू करी थी नरजन्नांग या पुमंग से, और पहुंचना अपने को कहां तक है, नर युग्मकोद्भिद तक, जिसमें नर युग्मक प्रेजेंट हो। तो बच्चों, पराग कणों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।